गाइस, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फैसिनेटिंग होने वाला है, तो आपको इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना होगा और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आज समझाऊंगा। उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में बताऊं, वो है आर यू रियली हंग्री और हैंग्री। मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले ब्लड शुगर के बारे में। और ब्लड शुगर के बारे में जब बात कर रहा हूं तो आप इससे समझेंगे ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि हम ग्लूकोज को ही मेनली मेजर करते हैं, बाकी किसी शुगर मॉलिक्यूल को मेजर नहीं करते। तो ब्लड शुगर का मतलब होगा ब्लड ग्लूकोज। तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब ये 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, ये इक्विवेलेंट है 1 टीस्पून ऑफ शुगर के, जो 4 to 5 ग्राम्स के अप्रॉक्स होगा। मतलब 4 to 5 ग्राम्स ऑफ शुगर हमारा सर्कुलेट कर रहा होगा पूरे ब्लड में, फास्टिंग वाले स्टेट में या फास्टेड स्टेट में आप कह लीजिए, अगर हम मील नहीं ले रहे हैं तो भी। तो इतना 4 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है कंटिन्यूसली ब्लड में रहता ही रहता है, चाहे हम मील को लें या ना लें। अब ये फास्टेड स्टेट में ये ब्लड शुगर क्यों रहता है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यों है? क्योंकि बॉडी बनाती है ग्लूकोज, लिवर बनाता है हमारा ग्लूकोज को, और इसका पर्पस ये है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होता है। अब वो एनर्जी वो चाहे ग्लूकोज से एक्सट्रैक्ट करेंगे या फैट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपली हमारे पास एनर्जी फ्यूल दो ही है, ग्लूकोज है या फैट है। पर कुछ सेल्स हैं जो टोटली ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे सेल्स हैं जो दूसरे फ्यूल पे भी रन कर सकते हैं, फैटी एसिड्स पे रन करते हैं। तो वो सारे सेल्स जो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट हैं, डेफिनेटली उसको बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहेगी। उसके लिए ब्लड ग्लूकोज को वो बनाती है, लिवर हमारा बनाता है। नाउ सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स, सम सेल्स इन द लेंस ऑफ एन आई, लूप ऑफ हेनले इन द किडनी, नर्व सेल्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये सारे जो सेल्स मैंने बताए आपको, पार्ट्स बताए बॉडी के, ये सोलली डिपेंडेंट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे। इनको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनर्जी यूज के लिए। बाकी सेल्स अदर फ्यूल पे रन करेंगे, फैटी एसिड्स हो गए। और क्योंकि जैसे ही हम फास्टेड स्टेट में एंटर करते हैं तो बॉडी ग्लूकोज बनाती है अमाइनो एसिड से, लैक्टेट से, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, और इन सारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हमें हो जाएगा, तो ये सारे सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो बॉडी इन सारे सेल्स के लिए ग्लूकोज बना रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इन सारे सेल्स को फास्टेड स्टेट में उस 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर रेंज को मेंटेन करके। अगर वो काम नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली वो सारे सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे रन नहीं कर सकते, बाकी सारे सेल्स कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, एक कोई बंदा है, वो मील लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट रिच मील, उसका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। 2 से 3 घंटे बाद ब्लड शुगर कम होना शुरू होगा इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन उसको नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड शुगर जैसे ही नॉर्मल होने लगेगा, इंसुलिन भी बेस लाइन पे आ जाएगा, उसका इंसुलिन लो हो जाएगा। अब उस लो इंसुलिन स्टेट में उसकी बॉडी क्या करेगी, फैट बर्निंग को प्रमोट करेगी, क्योंकि मैंने बताया था इंसुलिन
एंटी लाइपोलिटिक है। इंसुलिन फैट बर्निंग को इनहिबिट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है। अब क्योंकि हमारा इंसुलिन कम हो गया, क्योंकि हम फास्टेड स्टेट में एंटर कर रहे हैं मील के बाद 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स के बाद, तो लो इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा और फैट ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों से हमें ग्लूकोज मिलेगा, उन सारे सेल्स को जिनको ग्लूकोज चाहिए। बाकी सेल्स को फैट ब्रेकडाउन से जो फैटी एसिड्स मिलेगा वो एनर्जी देगा, और ग्लिसरॉल जो आएगा फैट ब्रेकडाउन से वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो जाएगा। तो फैटी एसिड्स एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल हमें मिल गया बाकी सेल्स के लिए। इस तरह से हमारी बॉडी चलती है अगर हम मील नहीं भी लेते हैं तो भी। तो ये मील को लेके जो ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा है अभी करंटली इस मॉडर्न सोसाइटी में। कोई भी एक मील अगर किसी से स्किप होता है तो वो परेशान हो जाते हैं, अरे खाना नहीं खाया यार, अरे भूख लग गई, अरे पता नहीं कैसे काम करेंगे। तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं मॉडर्न ह्यूमंस। बॉडी हमारी बहुत रोबस्ट है, मेटाबॉलिक मशीनरी जो है हमारी काफ़ी एफिशिएंट है एनर्जी को क्रिएट करने में। बस हमें अलाउ करना है, हमें बॉडी को अलाउ करना है वो सारे काम को लेने में बॉडी से। अब ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, फैट ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक ऑप्टिमली मेटाबॉलिकली हेल्दी लोगों में ही हो पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न सोसाइटी क्रॉनिकली फैट सिक पीपल से भरी पड़ी। ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनमें नहीं हो पाते। अब उनके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। वो कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं, 2 to 3 आवर्स तक एक मील का आपके पास इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड शुगर आपका हाई रेंज में रहता है 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद क्या होता है, ब्लड शुगर क्रैश करना शुरू होता है। अब क्योंकि आपका ब्लड शुगर क्रैश हो रहा है, आपके अंदर फिर से एक शुगर के लिए एक सिग्नल जाता है कि हमें एनर्जी की कमी हो रही है, एक क्राइसिस हो रहा है। तो 3 घंटे बाद जैसे ही आपका शुगर क्रैश करेगा, आपको फिर से क्रेविंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है आपके पास जिससे बॉडी रन कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी सफिशिएंट ग्लूकोज बना भी नहीं पाती जो सोली ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है उन सारे पार्ट्स के लिए, उन सारे सेल्स के लिए। इसलिए इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसलिए कंटिन्यूअसली वो क्रेव करते रहते हैं। एवरी 2 to 3 आवर्स उन्हें ग्लूकोज चाहिए होता है। एवरी 2 to 3 आवर्स वो फैट या फिर प्रोटीन डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी ग्लूकोज बर्निंग मशीन है, बस फैट बर्निंग मशीन नहीं है उनकी बॉडी। ग्लूकोज को ही बर्न करती है, ग्लूकोज को ही इंजेस्ट करती है, ग्लूकोज को ही बर्न करती है। उनके पास फैट मेटाबोलाइज करने के लिए मशीनरी अभी अवेलेबल है, पर काम की नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, सिस्टम जैम्ड है। अब क्योंकि हमारा सिस्टम जैम्ड है तो वो डाइटरी ग्लूकोज पे डिपेंड करेगा। बाकी जो सारे सेल्स हैं वो भी डाइटरी ग्लूकोज पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल कहाँ से आएगा? फैट ब्रेकडाउन से, फैटी एसिड से। वो तो हो नहीं रहा। तो इसलिए 3 घंटे बाद पेशेंट को सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है, क्योंकि बाकी सारे सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं। क्योंकि डाइटरी ग्लूकोज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, फास्टेड स्टेट में आप गए 3 घंटे बाद, और वो सारे सेल्स जो एक्चुअली सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास अब कोई भी एनर्जी नहीं अवेलेबल है राइट नाउ। फैट तो है नहीं, ग्लूकोज भी चला गया हमारा। अब जो 70 to 100 के आसपास जो ब्लड शुगर आपका आया 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, वो उन सारे सेल्स के लिए जो सोलली डिपेंडेंट है ग्लूकोज पे। अब ये सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लाइक डिजीनेस, थोड़ा चक्कर जैसा लगेगा, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, पैल्पिटेशन होगा, एंजाइटी होगा, शेकीनेस होगा,
स्वेटिंग होगा। तो ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आपको आएंगे 3 घंटे बाद, और ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है। और ये सारे सिम्टम्स आने के बाद उनको फिर से वही हैंगर, क्योंकि ये हंगर नहीं है, ये हंगर है प्लस एंगर भी, इसको बोलते हैं हैंगरी। तो मॉडर्न जो सोसाइटी में जो लोग हैं, सिक फैट पीपल है, वो हंग्री नहीं है एक्चुअली, वो हैंगरी है। 3 घंटे पे जो क्रेविंग होती है, खाने की इच्छा होती है, वो 3 घंटे पे नहीं आता, उसे रियल हंगर नहीं बोलते। क्रैश कर चुका है मेटाबॉलिज्म पूरा सभी का, मेटाबॉलिकली ब्रोकन पीपल है सभी। उसके बाद बोलेंगे ओ आई नीड ग्लूकोज, आई नीड मील। प्लीज सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें, खुद ही से एक्सपीरियंस करना है आपको। प्रॉब्लम आपके साथ है, कंसल्ट करिए। मेरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ़ोन नंबर है वो डिस्प्ले में आएगा। डेफिनेटली आप कंसल्ट कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को नहीं है पर कुछ लोगों को है, पर उन्हें एक्चुअली पता नहीं कि मेरी मदद कौन करेगा। प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को और सोचिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स को आ रहे हैं, और उसकी वजह से वो क्रेविंग होती है, वो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट में फिर से इंडल्ज होते हैं, और वो विशियस साइकिल पूरा एक क्रिएट होता है। तो इस विशियस साइकिल से आपको कौन निकालेगा बाहर? रेगुलर मेडिकल डॉक्टर? नो। सुपर स्पेशलिस्ट? नो। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट? नो। कोई भी नहीं निकालेगा। और आप भागे पड़े हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास भी सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये सारे आपके जो क्रॉनिक डिजीज हैं वो मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन की वजह से आ रहा है। अब मेटाबॉलिज्म को कौन सा डॉक्टर बैठा है ठीक करने को? अरे भाई पता रहे तब तो। एकेडमिक्स में तो कभी पढ़ाया जाता नहीं, हमें पूरे सिलेबस में ही नहीं है, हम मेडिकल डॉक्टर्स को पढ़ना ही नहीं, तो इसलिए पता ही नहीं। तो अब पूरे जो 8 से 10 सालों की जो पढ़ाई हम करते हैं, उसमें 4 से 5 घंटे की बस पढ़ाई होती है न्यूट्रिशन के बारे में, वही फूड पिरामिड, वही सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जो भी है एक बेसिक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वही जो पढ़े थे प्राइमरी स्कूल में उतना ही पढ़ना होता है हमें। तो इसलिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाते। अब आपके मेटाबॉलिज्म के डिसरेगुलेशन के असेसमेंट कौन करेगा? वही कर सकता जो खुद एक्सपीरियंस लिया है, खुद की बॉडी को बेनिफिट दिया है इन सारी चीज़ों को करके। मैं पिछले 18 सालों से अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हूँ, बॉडी स्कल्पशन में लगा हूँ, किस तरह अपनी बॉडी को बेटर कर सकता हूँ। एज के साथ मेरा पूरा एनर्जी उधर ही लगा हुआ है, क्योंकि खुद को बदला हूँ, घर वालों को बदला हूँ, आसपास के लोगों को बदला हूँ, तब जाकर के मैं सारे लोगों को बदलने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें वर्क कर रही हैं। वरना मैं मेन स्ट्रीम से हट के ये काम नहीं करता। सफिशिएंट एविडेंस है मेरे पास, सारे पेशेंट्स मेरे रिवर्स हो चुके हैं, सभी की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। तो कुछ तो बात है डेफिनेटली, तभी मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हूँ। मेटाबॉलिज्म के डिसफंक्शन को, मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन को आप किसी भी मेडिसिन से फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भूल जाइए, आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाइए और आपका ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, ये सब नहीं होने वाला ठीक, कभी नहीं होगा ठीक। इंसान है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लाइए, कब तक चलेगा इस तरह से? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आने वाले बहुत सारे वीडियोस में मैं बताऊंगा और भी मेटाबॉलिज्म के बारे में। फिलहाल
मैं इंसुलिन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसमें आप जाकर के इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ लीजिएगा, ताकि ये वीडियोस आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और मैं उन दोनों वीडियोस के लिए लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सी यू देन, बाय बाय।